केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बताऊं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने वाला हूं। इमरजेंसी अलर्ट, सायरन, दिल्ली में मॉक ड्रिल, ट्रंप के चक्कर में फंसा मुनीर, मोदी पाकिस्तान को फिर कूटने वाले हैं, क्या क्या खबर आ रही। उधर अमेरिका ईरान भिड़ रहे, इधर भारत क्या पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी में है, क्या कुछ चल रहा है आज आपको बताऊंगा। ब्रह्मोस बराक मिसाइलें लेकर भारत ने समंदर में क्यों उतार दी वॉरशिप, मुनीर की एक गलती और पाकिस्तान साफ हो जाएगा क्या। उधर भारत की तैयारी, इधर पाकिस्तान में 500 रुपए के पार चला गया है पेट्रोल। शहबाज मुनीर का इलाज पब्लिक ही कर देगी क्या। ईरान में सेना घुसाने की तैयारी करते ट्रंप को महा झटका, अमेरिकी फौज में हड़कांप, इस्तीफे क्यों शुरू हो गए। ईरान ने एक और F-35 फोड़ दिया, अमेरिकी पायलट पकड़ लिया। ट्रंप की ऐसी भयंकर बेइज्जती हो रही है कि दुनिया हंस रही। इसके अलावा राघव चड्ढा वर्सेस अरविंद केजरीवाल, क्यों मचा बवाल। राघव चड्ढा कौन सा तूफान लाने वाले हैं। स्वाति मालीवाल पर चुप्पी, राघव चड्ढा पर एक्शन। केजरीवाल के सामने क्या मुसीबत आ गई है। टीम केजरीवाल ने राघव चड्ढा को लेकर कौन सा खुलासा कर दिया है, आज इसके बारे में भी बताऊं। और आखिर में हमारा स्पेशल सेगमेंट, सोचा है कभी कि हनुमान जी ने जो रामायण लिखी थी उसे खुद ही समुद्र में क्यों फेंक दिया था, सोचे हैं कभी, बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। पश्चिम बंगाल के मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंदी बनाने के मामले में पुलिस एक्शन में है। भड़काऊ भाषण देने वाले मुफक्करुल इस्लाम को बागडोगरा एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को भड़काने के लिए मुफक्करुल को बीजेपी लेकर आई। शिक्षा मंत्रालय ने एनसीईआरटी को एक अलग श्रेणी के तहत डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया है। एनसीईआरटी अब डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट और स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम ऑफर कर सकेगी। एनसीईआरटी को ऑफ कैंपस और ऑफ शोर सेंटर बनाने की भी इजाजत हो। शराबबंदी वाले बिहार के मोतिहारी में जहरीली शराब से मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया। अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 7 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। कई लोगों की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एसएचओ को सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने एक्सपायरी फूड और नकली सामान बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। द्वारका से एक्सपायरी कोल्ड ड्रिंक कैन और बिस्किट बरामद किए गए हैं। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि कंझावला इलाके से बड़े ब्रांड की नकली टूथपेस्ट की फैक्ट्री पकड़ी गई। म्यांमार की संसद ने जनरल मिन आंग को देश का नया राष्ट्रपति चुन लिया है। सैन्य शासक मिन आंग को 3 उम्मीदवारों में से सबसे अधिक वोट मिलने के बाद राष्ट्रपति चुना गया। जनरल मिन ने 2021 में आंग सान सू की सरकार को हटा दिया था। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन है। पाठशाला की पहली क्लास। इमरजेंसी अलर्ट, सायरन बज रहे हैं, दिल्ली में मॉक ड्रिल हो रही है, ट्रंप के चक्कर में फंस गया मुनीर, मोदी पाकिस्तान को फिर कूटने वाले हैं क्या। उधर अमेरिका ईरान भिड़ रहा है, इधर भारत क्या पाकिस्तान पर एक्शन की तैयारी में है क्या, क्या खबर आ रही है। ब्रह्मोस बराक मिसाइलें लेकर भारत ने समंदर में वॉरशिप क्यों उतार दी, क्या पाकिस्तान का सफाया होना है। उधर भारत की तैयारी, इधर पाकिस्तान में 500 रुपए के पार पेट्रोल। शहबाज मुनीर का इलाज पब्लिक ही कर देगी क्या, अब इसका चैप्टर। देखिए, पूरी दुनिया ईरान अमेरिका के युद्ध में उलझी हुई, लेकिन यहां भारत और पाकिस्तान के बीच भी क्या कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी बातें होने लगी हैं। क्योंकि भारत ने तो पाकिस्तान को वार्निंग दे दी है कि युद्ध के माहौल के बीच अगर मुनीर ने कोई गलती की भारत को लेकर, तो भाई बहुत बड़ा कांड होगा और भारत का ऐसा एक्शन होगा जो कोई सोच नहीं सकता। भारत की इस वार्निंग के बीच ही आज नेवी ने भी अपनी ताकत दिखा दी। एक वॉरशिप आज नेवी में शामिल हो गई। एक परमाणु पनडुब्बी की भी तैयारी है बॉस। और यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जिस वक्त एक बड़ी लड़ाई समुद्री रास्तों को लेकर हो रही है। उस वक्त में भारत की नेवी का यह शक्ति प्रदर्शन खास तौर पर पाकिस्तान को बड़ा मैसेज है, क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की मार खाने से पाकिस्तान बच गया था। लेकिन जो पिछली बार नहीं हुआ वो इस बार होकर रहेगा क्या, यह बात इंडियन नेवी बार बार पाकिस्तान को क्लियर कर रही। पाकिस्तान को लेकर जिस वक्त यह सब हो रहा है उस वक्त आप यह भी देखिए कि कुछ जगहों पर मॉक ड्रिल भी भारत में होने लगी।
वैसी ही मॉक ड्रिल जैसे ऑपरेशन सिंदूर के ठीक पहले हुई थी। ब्लैकआउट की तैयारी और किसी भी स्थिति से निपटने की पक्की तैयारी दिल्ली में हो रही है बॉस। वैसे तो यह सब कुछ एक मॉक ड्रिल था, लेकिन मॉक ड्रिल भारत में हुआ, पसीने पाकिस्तान के छूट गए। पाकिस्तान को यह डर सताने लगा कि कहीं नरेंद्र मोदी फिर पाकिस्तान को ना फोड़ दें। उसको लग रहा है उधर तो ट्रंप फंसे हुए हैं ईरान के साथ, अब कौन ही क्या करेगा, भारत मारने आया था। यानी कहीं ऐसा ना हो कि उधर पूरी दुनिया ईरान युद्ध देखती रह जाए, इधर पीएम मोदी पाकिस्तान का इलाज कर दे। पाकिस्तान के खौफ का लेवल इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि जब दुनिया का ध्यान अमेरिका ईरान पर है, उस वक्त भारत अभी सैन्य ताकत को लगातार बूस्टर डोज दे रहा है। आज आपको बताऊंगा एक परमाणु पनडुब्बी और दूसरी तरफ जंगी जहाज समंदर में भारत ने अपनी ताकत को नई धार कैसे और क्यों दे दी। आईएनएस तारागिरी और आईएनएस अरिदमन की ताकत से पाकिस्तान क्यों घबरा गया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने क्या कह दिया, क्या उनको भी लग रहा है कि भारत मारने आने वाला है। भारत में कैसे युद्ध जैसे हालात से निपटने की मॉक ड्रिल हो रही है, मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है। अगर पाकिस्तान फिर से किसी लड़ाई में कूदा तो क्या वहां पहले से जो हाहाकार मचा है, पेट्रोल की कीमत 500 के पार जा चुकी है, पाकिस्तान बचेगा नहीं क्या? क्योंकि वहां ऑलरेडी महंगाई का बम फट रहा, मुनीर शहबाज हर तरफ से फंस गए। आज पाकिस्तान और भारत के बीच अब क्या होने वाला है, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच, इसकी बात करूंगा, लेकिन पहले एक झलक देखिए। ऑपरेशन अभी बंद नहीं हुआ है। यदि किसी प्रकार की नापाक हरकत पाकिस्तान की तरफ से हुई तो हमारे सैनिक उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान में तेल के लिए हाहाकार मचा है, लेकिन वहां सरकार और सेना डरी हुई है कि कहीं भारत तेल न निकाल दे उनका। इस वक्त दुनिया की नजर ईरान युद्ध पर है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है वो बड़ी बात है। भारत ने मुनीर को डायरेक्ट चेतावनी दी है कि किसी तरह की हिमाकत मत करना, वरना ऐसा एक्शन होगा जो सोचा नहीं। अब सवाल है कि इस भारत जो कह रहा है उसकी टाइमिंग जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दरअसल ईरान युद्ध में मध्यस्थता का माहौल बनाकर पाकिस्तान बहुत उछल रहा है। मुनीर को लग रहा है कि उसके सिर पे तो ट्रंप का हाथ है, ईरान से मध्यस्थता के लिए ट्रंप को उसकी जरूरत है। ऐसे मौके का फायदा उठाकर मुनीर भारत के खिलाफ कोई हिमाकत कर सकता है, यह सोचकर कि ट्रंप पाकिस्तान को बचाने आ जाएंगे। लेकिन भारत ने कायदे से समझा दिया कि किसी गलतफहमी में मत रहना। एक बार राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि भारत में ऐसा क्या क्या हो रहा है कि पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच जब दुनिया फंसी हुई है, रक्षा मंत्री का यह कहना कि पाकिस्तान कुछ कर सकता है हिमाकत, इसको लेकर कहा जा रहा है कि इसका मतलब कुछ तो इनपुट है, कुछ तो होने वाला है, क्योंकि यहां जमीन पर तैयारी भी वैसी ही दिख रही। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि आज के हालात में पाकिस्तान को हिमाकत कर सकता है। उनका इशारा मुनीर की तरफ था, पाकिस्तान की आतंकी गतिविधि की तरफ था। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के पॉलिटिकल एडवाइजर को लश्कर के सरगना आतंकी हाफिज सईद के बेटे के साथ देखा गया। दोनों की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दावा है कि यह हाल की तस्वीर है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद एक समारोह में शहबाज शरीफ के एडवाइजर राना सनाउल्लाह से हाथ मिला रहा है। दोनों के हाथ मिलाने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अगर यह तस्वीर हाल की ही है जैसा दावा किया जा रहा है, तो सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश रचने की फिराक में है? क्या ईरान युद्ध की आड़ में मुनीर कोई साजिश रच रहा है? मुनीर का कोई भरोसा नहीं है। वो ईरान युद्ध के बीच अफगानिस्तान पर भी एयर स्ट्राइक कर चुका है और वो पहले से ही जख्म खाए बैठा है, क्योंकि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा था। तो ये सुधर तो सकते नहीं पाकिस्तान वाले, इनको आग लगी है, बदला लेना है। और इनको यह लग रहा है कि मेरा देश बर्बाद हो जाए, भले 500 का क्या 1000 का पेट्रोल वहां बिकने लगे, लेकिन इसी बीच भारत में कुछ कर दे, ताकि अपने कलेजे को इनको ठंडक मिले और वहां पब्लिक को कहें कि देखो भारत में ही कर दिया। और शायद इसलिए रक्षा मंत्री कह रहे हैं, कुछ इनपुट मिला होगा, ये कुछ करेंगे। और भारत ने भी धमका दिया है बॉस, कभी भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त आ सकता है। इसलिए आप देखिए कि जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मॉक ड्रिल हुई थी, वैसी ही मॉक ड्रिल दिल्ली में हुई है। इसमें हवाई हमलों की चेतावनी वाले सायरन बजाए गए, ब्लैकआउट जैसे उपाय अपनाए गए,
इमरजेंसी हालात में कैसे लोगों को सुरक्षित निकाला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हुई है। कल रात 8 बजे दिल्ली में 17 लोकेशन पर मॉक ड्रिल की गई। स्कूल में, कॉलेज में, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, सरकारी दफ्तरों में ड्रिल की गई। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर सर्विस, एनडीआरएफ, एनसीसी, सीआरपीएफ समेत कई एजेंसियों को शामिल किया गया। अब सवाल यह उठता है कि भाई यहां तो ईरान अमेरिका युद्ध में पूरी दुनिया फंसी है, अचानक भारत में मॉक ड्रिल क्यों शुरू हो? वैसी ही मॉक ड्रिल जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले हुई थी। इधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मॉक ड्रिल हो रही है। और इसके बाद यह चर्चा तेज हो गई कि क्या पीएम मोदी फिर से पाकिस्तान को फोड़ने वाले हैं, क्योंकि हाल के दिनों में सीसीएस की भी बैठक हो चुकी। मॉक ड्रिल देखकर पाकिस्तान के अलग होश उड़े हुए हैं, उसे ऑपरेशन सिंदूर याद आ रहा होगा। पाकिस्तान को डर है कि ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरा होने पर कहीं भारत फिर से पाकिस्तान को न ठोक दे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि अगली बार हमारी प्रतिक्रिया और भी ज्यादा सख्त और निर्णायक होगी। कोई भ्रम न रहे, हम तैयारी पूरी है, जवाब तेज, संतुलित और निर्णायक होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि राजनाथ जी ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि दुनिया को यह यकीन दिला सकें कि वे भी प्रासंगिक हैं, जबकि पाकिस्तान इस समय दुनिया का ध्यान केंद्रित करने में सफल हो गया है। वहां कोई भी भारत को तवज्जो देने को तैयार नहीं। राजनाथ जी, अब समय आ गया है कि आप अपनी हैसियत के अनुसार बयान देना शुरू करें। अगर आप कोई परेशानी खड़ी करते हैं तो अल्लाह की मेहरबानी से हमारी सेनाएं आपको पहले से भी ज्यादा अपमानजनक तरीके से सबक सिखाएंगी। भारत के इतने दिन खराब नहीं हुए कि बिना किसी हैसियत वाला पाकिस्तान भारत के रक्षा मंत्री को हैसियत याद दिलाए। 2 कौड़ी का देश पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाए। अमेरिका के तलवे चाटने वाला पाकिस्तान भारत को हैसियत याद दिलाएगा। इतनी तुम्हारी हैसियत कभी नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान घबराया हुआ और इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। आप सोचिए ना भाई, जो देश भीख मांगकर अपना गुजारा कर रहा है, जिसके प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि हमें भीख मांगकर दूसरे देशों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है, उसका रक्षा मंत्री हैसियत की बात करेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने और क्या क्या गलतफहमी पाली हुई है, एक बार सुन लीजिए, फिर इनको इनकी हैसियत हम बताएंगे कि समुद्र में कैसे इनकी हैसियत याद दिलाएंगे। आप सोचिए, जो पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के तबाह हुए अपने एयरबेस को महीनों रिपेयर नहीं कर पाया, वो घर में घुसकर मारने की बात कर रहा है। और इनका एंकर कैसा है, पूछता भी नहीं है कि एयरबेस तो हमारा फूटा था। ऑपरेशन सिंदूर में तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के ड्रोन, मिसाइलों सबको कबाड़ बना दिया था और भारत लगातार अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है। आज ही पीएम मोदी रूस के डिप्टी पीएम से मिले हैं। यह मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है जब भारत ने रूस को 5 S-400 मिसाइल सिस्टम का ऑर्डर दिया हुआ है और बहुत संभव है कि रूस के साथ S-400 की जल्द से जल्द डिलीवरी पर चर्चा होगी। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन भारत का असली डर जो पाकिस्तान के दिल में बैठा हुआ है, वो है भारत की नौसेना की ताकत। क्योंकि पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान भारतीय नौसेना की मार झेलने से बाल बाल बच गया था। लेकिन उसे अब दूसरा मौका नहीं मिलेगा। खुद नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने खुलासा किया है कि ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना पाकिस्तान पर हमला करने से कुछ मिनट दूर थी, तभी पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। भारत और पाकिस्तान में तनाव के नए चैप्टर के बीच कुछ लोग फिर से पीओके की भी बात करने लगे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के चीफ इमाम डॉक्टर इलियासी ने कहा कि जल्दी ही पीओके फिर से भारत में शामिल हो जाएगा। इन सब बातों के बीच आप देखिए कि भारत कैसे समंदर में अपनी ताकत बढ़ा रहा है, क्योंकि ईरान अमेरिका के युद्ध ने एक बात तो क्लियर कर दी कि जो समंदर पर राज करेगा वो सबको घुटनों पर ला सकता है। ट्रंप ने कितनी ताकत लगा ली, लेकिन 1 महीने से ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं ना खुलवा पाए। यानी पानी पर होने वाली जंग में जिसका पलड़ा भारी, जीत उसकी। ईरान युद्ध से बने इस सीन के बीच आज भारत ने बड़ा फैसला किया। भारत की नौसेना को आज 2 पावरफुल हथियार मिल गए जो ऐसी मिसाइल से लैस हैं कि पाकिस्तान ने अगर कोई गलती की तो वो खत्म साफ हो जाएगा। इसमें पहला स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिदमन है और दूसरा एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी। इन दोनों के आने से समंदर में भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी भारत ने अपनी समुंदर में अपनी ताकत और बढ़ा ली बॉस। आज स्वदेशी वॉरशिप INS तारागिरी नौसेना में शामिल हो। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तारागिरी के कमिश्निंग समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर CDS जनरल अनिल चौहान, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी भी मौजूद रहे। सबसे पहले आप INS तारागिरी की ताकत का एक ट्रेलर देखिए, फिर इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूं।
आईएनएस तारागिरी स्वदेशी वॉरशिप है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि इस वॉरशिप को वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के इंजीनियर्स ने डिजाइन किया और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने इसे तैयार किया। यह सिर्फ एक युद्धपोत नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, आत्मनिर्भरता और मजबूत नौसैनिक शक्ति का प्रतीक है। आईएनएस तारागिरी को मल्टी रोल ऑपरेशंस के लिए तैयार किया गया। हाई इंटेंसिटी कॉम्बैट से लेकर मैरीटाइम सिक्योरिटी, एंटी पायरेसी ऑपरेशन, कोस्टल सर्विलांस और ह्यूमैनिटेरियन मिशंस तक यह हर रोल में फिट बैठता है बॉस। सुनिए आईएनएस तारागिरी को लेकर रक्षा मंत्री ने क्या बताया। लगभग 7000 टन वजन वाला यह शिप केवल आकार में ही बड़ा नहीं है, बल्कि अपनी कैपेबिलिटीज में भी उतना ही यह शक्तिशाली है। साथियों, यह तेज गति से चल सकता है और लंबे समय तक समुद्र में यह तैनात रह सकता है। इसमें ऐसे सिस्टम्स लगाए गए हैं जो दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखने, खुद को सुरक्षित रखने और जरूरत पड़ने पर तुरंत उसका जवाब देने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें आधुनिक राडार, सोनार और मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस, सरफेस टू एयर मिसाइल लगाए गए हैं जो इसकी ताकत को और बढ़ाते हैं। स्टील्थ, स्पीड और स्ट्राइक, यही तीनों चीजें आईएनएस तारागिरी को घातक बनाती हैं। भारतीय नौसेना के इस नए योद्धा की क्या क्या खासियत है वो भी आपको बताता हूं। इसकी स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा है और रेंज 10,200 किलोमीटर। इसकी क्रू क्षमता 226 की है, वजन 6,670 टन। इसकी स्टील्थ तकनीक बहुत एडवांस है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसे रडार से पर पकड़ना आसान नहीं है। इस 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से तैयार किया गया है। इस वॉरशिप में एडवांस वेपन सिस्टम लगा है जिसमें सुपरसोनिक सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लगी हुई हैं। यह दुश्मन की मूवमेंट पर नजर रख सकता है और अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है और जरूरत पड़ने पर तगड़ा हमला भी कर सकता है। आईएनएस तारागिरी ब्रह्मोस जैसी मिसाइल से लैस है जो दुश्मन के जहाजों को 300 किलोमीटर की दूरी से तबाह करने में सक्षम है। इसमें बराक मीडियम रेंज की मिसाइलें भी लगी हैं जो 100 किलोमीटर तक हवाई खतरे को रोकने में सक्षम है। दुश्मन की सबमरीन को तबाह करने के लिए इसमें एडवांस टॉर्पीडोज लगे हैं। वॉरशिप रॉकेट लॉन्चर से लैस है। इसमें हेलीकॉप्टर भी तैनात हो सकते हैं। यानी आईएनएस तारागिरी, इसकी फायर पावर कितनी घातक है, इसका ट्रेलर देखिए, पाकिस्तान में हड़कंप मच जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि एक तरफ मॉक ड्रिल हो रहा है, दूसरी तरफ रक्षा मंत्री कह रहे हैं, पाकिस्तान को चेतावनी दे रहे हैं, तीसरी तरफ समंदर में ताकत बढ़ा दी गई है। क्या ये कोई डॉट्स हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं? इसीलिए पाकिस्तान जो है ना दहशत में। और सिर्फ आईएनएस तारागिरी नहीं है, इसके साथ साथ न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिदमन की भी चर्चा हो रही है बॉस। आईएनएस अरिदमन की ताकत क्या है वो आपको पहले बताता हूं। आईएनएस अरिदमन भारत की अरिहंत क्लास की तीसरी पनडुब्बी है। यह एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। यह भारत की न्यूक्लियर ट्रायड को और मजबूत बनाती है, यानी जल, थल, नभ तीनों से परमाणु हमले की क्षमता। इसमें 95 जवान तैनात हो सकते हैं और इसकी लंबाई 130 मीटर है। सतह पर इस पनडुब्बी की स्पीड 22 से 28 किलोमीटर प्रति घंटा है और पानी के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा। यह महीनों तक पानी के अंदर रह सकती है। इसकी मिसाइल लॉन्च ताकत सबसे बड़ी खासियत है, इसमें 8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS ट्यूब है जो कि पिछले मॉडल्स के मुकाबले 2 गुने हैं। 8 वर्टिकल लॉन्च ट्यूब की वजह से इसमें छोटी रेंज की K-15 मिसाइलें तैनात हो सकती हैं जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है और इसके अलावा लंबी रेंज की K4 मिसाइलें भी इसमें तैनात हो सकती हैं जिनकी रेंज तो 3500 किलोमीटर है बॉस। भविष्य में K5 मिसाइलें जिनकी रेंज 5000 से 6000 किलोमीटर है वो भी इसमें ले जाई जा सकेंगी, यानी दुश्मन के बड़े इलाकों पर तक परमाणु हमला करने की क्षमता होगी भारत की। इस पनडुब्बी के जरिए दुश्मन की सबमरीन को मारने के लिए टॉर्पीडो लॉन्च हो सकते हैं, माइंस बिछाई जा सकती हैं, बहुत कम आवाज वाला रिएक्टर, एडवांस सोनार इसमें है जिसकी वजह से दुश्मन के रडार सोनार में आसानी से ये पकड़ में नहीं आती। इस पनडुब्बी में करीब 70% स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है जो भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाता है। भारत ने इतनी तैयारी कर रखी है कि मुनीर इस बार ऐसी मार खाएगा जो कोई सोच नहीं सकता। मुनीर भारत से लड़ने के बारे में अगर सोच भी रहा है तो लड़ेगा कैसे? पाकिस्तान की हालत लड़ने लायक नहीं है, वहां हालत संभाले नहीं संभल रहे। भिखारी पाकिस्तान का हाल यह है कि इस वक्त उसका तेल निकला हुआ है क्योंकि पाकिस्तान में तेल के लिए पेट्रोल पंपों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कल पाकिस्तान में सरकार ने जैसे ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने का ऐलान किया, वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी अपनी गाड़ी लेकर पेट्रोल पंप की तरफ भागे और देखते ही देखते पूरे पाकिस्तान में
पेट्रोल पंप पर ऐसी लंबी लंबी लाइन लग गई। हर कोई चाह रहा था कि पेट्रोल के दाम बढ़ने से पहले टंकी फुल करा ले। कुछ लोग तो बोतल लेकर पेट्रोल पंप पहुंच गए ताकि 1-2 लीटर ही सही, लेकिन दाम बढ़ने के पहले पेट्रोल तो मिले। और पाकिस्तान में तेल के दाम में ऐसी आग लगी कि बढ़ी हुई कीमतें सुनकर लोगों के पसीने छूट गए। आप खुद देखिए कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत एक बार में सीधे 137 रुपया 23 पैसा बढ़ा दी गई है, यानी करीब 43% का जंप एक बार में। और डीजल के दाम 184 रुपए प्रति लीटर बढ़ गए, यानी करीब 55% की बढ़ोतरी है। मतलब पाकिस्तान में जो 1 लीटर पेट्रोल 321 रुपया का मिल रहा था, वो आज की डेट में बढ़कर पेट्रोल 458 रुपया 40 पैसा का हो गया है। और डीजल जो है वो 335 रुपया 86 पैसे की जगह अब 520 रुपया 35 पैसे में मिल रहा है। जिस देश में लोग आटे के लिए लूटमार मचा देते हो, वहां 500 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा, ये क्या करेंगे? भिखारी पाकिस्तान के लोग कहां से पेट्रोल भरवाएंगे भाई? 500 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है वहां लगभग। पाकिस्तान से पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों का ऐलान खुद किया। मुनीर और शहबाज को पता था कि वो जैसे ही तेल के दाम बढ़ाने का ऐलान करेंगे, लोग डीजल पेट्रोल लेने दौड़ पड़ेंगे और पूरे पाकिस्तान में जाम लग जाएगा। इसलिए सरकार ने रात होने का इंतजार किया और फिर भारतीय समय के मुताबिक रात के करीब 9 बजे पाकिस्तान सरकार ने अपनी जनता पर पेट्रोल डीजल का बम फोड़ दिया। अब लोगों के पास मुश्किल से 2-3 घंटे का वक्त था, क्योंकि रात के 12 बजे से तेल के दाम में आग लगने वाली थी। इसलिए लोग खाना पीना छोड़कर, काम धाम छोड़कर पेट्रोल पंप की तरफ भागे। कुछ लोग तो पेट्रोल पंप पर लगे प्राइस डिस्प्ले बोर्ड पर दाम बदलते हुए नजारे का वीडियो बनाते हुए भी दिखाई दिए। इस दौरान पाकिस्तान में लोग पेट्रोल पंप पर जमा हुई भीड़ को यह देखकर यह कह रहे थे कि पेट्रोल के लिए लाइन मत लगाओ, बल्कि शहबाज सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर जाओ। तेल के दाम बढ़ाते वक्त शहबाज शरीफ को भी जनता के भड़कने का डर था। पाकिस्तान सरकार को पता था कि जिन लोगों की दिहाड़ी पाकिस्तानी रुपए में 1000-1200 है, उन लोगों की आधी दिहाड़ी तो पेट्रोल भराने में खर्च हो जाएगी। फिर घर क्या चलाएंगे, परिवार को क्या खिलाएंगे? और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो महंगाई अलग बढ़ेगी। इसलिए पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री ने तेल के दाम बढ़ाने की बात कहने से पहले जनता के सामने खूब रोना रोया। शहबाज सरकार ने जनता को यह बताया कि तेल के दाम कंट्रोल रखने के लिए उससे जो बन पड़ा वो सब कर लिया। मतलब 60% सरकारी गाड़ियों को खड़ा कर दिया, कैबिनेट मंत्रियों की सैलरी काट दी, तमाम सरकारी खर्चों में कटौती कर डाली, लेकिन बात नहीं बनी। और अब तेल के दाम पर कंट्रोल रख पाना शहबाज सरकार के बूते के बाहर हो गया था, इसलिए बढ़ाना पड़ा। ये भारत को हैसियत बता रहे थे भाई साहब, ये तो इनकी हैसियत है। यानी पाकिस्तान में कल रात 12 बजे से पहले जिन लोगों ने अपनी गाड़ी की टंकी फुल करा ली, उनकी थोड़ी बहुत तो मौज है, एक दिन करा लिए, उसके बाद आगे क्या। लेकिन जो लोग लाइन में लगकर भी पेट्रोल डीजल नहीं ले पाए, उनके चेहरे लटक गए। पाकिस्तान में एक बात अच्छी है, इन लोगों को इतना भिखारी की तरह रहने की आदत है, इतना कष्ट सह लिए हैं पिछले इतने सालों में कि उसमें हर कष्ट में भी खुश रहते हैं, हंसते कर रहा है 4000 का बनाए। पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ ने सीना चौड़ा करके पाकिस्तान की जनता को संबोधित किया और खुद अपनी पीठ थपथपाते हुए कहा था कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने के लिए उन पर बहुत प्रेशर है, लेकिन सरकार तेल के दाम नहीं बढ़ाएगी और सरकार ये बोझ उठाएगी। लेकिन ऐसा झूठा देश कि कल जब तेल के दाम बढ़ाने की नौबत आई, तब शहबाज शरीफ जनता के सामने नहीं आए, पेट्रोलियम मंत्री को भेज दिया कि जाओ तुम बढ़ा दो, ताकि पाकिस्तान की जनता पेट्रोलियम मंत्री को गाली दे और वो गाली खाने से बच जाए। तुम बंगले में रह रहे हो तो तुम तो सपोर्ट करोगे ही, ग्लोबल क्राइसिस गिना रहे हो। जब ग्लोबल क्राइसिस नहीं था तब भी 350 का तेल बेच रहे थे। कौन एहसान कर दिए थे तुम लोग पब्लिक? पाकिस्तान की सरकार का माउथ पीस है ये शाहिद अफरीदी। कल रात से ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज का एक पुराना बयान भी बड़ा वायरल हो रहा है। जब पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार थी, तब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने पर मरियम नवाज ने कहा था कि जब बिजली और पेट्रोल के दाम बढ़े तो समझ जाओ कि प्रधानमंत्री चोर है। यह बयान देते वक्त मरियम ने शायद ये नहीं सोचा था कि आज यही बात उनके चचा शहबाज शरीफ के लिए लागू हो रही। यानी मरियम नवाज के बयान के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनके चचा शहबाज शरीफ भी चोर है। नहीं, हम तो मानते ही हैं कि आपका वजीर आजम चोर है, आपकी पब्लिक माने तब ना। पाकिस्तान की ऐसी हालत में मुनीर अगर भारत से लड़ेगा तो उसे बचाने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि जिस ट्रंप के भरोसे मुनीर बैठा है, वो ट्रंप तो खुद ईरान में बुरी तरह फंस गया है। पाठशाला में अब अगली क्लास, जिसमें आज आपको दिखाऊंगा ईरान में सेना घुसाने की तैयारी करते ट्रंप को महाझटका। अमेरिकी फौज में हड़कंप मच गया है, इस्तीफे का दौर क्यों शुरू हो गया? ईरान ने एक और F-35 फोड़ दिया है, अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है। ट्रंप की ऐसी भयंकर बेइज्जती कि दुनिया हंस रही है। अब इसका चैप्टर
पाकिस्तान का मुनीर ट्रंप के भरोसे बैठा है, लेकिन खुद ट्रंप की हालत इतनी खराब हो रखी है कि ईरान युद्ध के बीच अमेरिकी फौज में हड़कंप मचा हुआ है। आप देखिए कि इधर ईरान से अमेरिका की भयंकर जंग चल रही है और उसी बीच अमेरिकी सेना प्रमुख को हटा दिया गया, कुछ और आर्मी जनरल हटाए गए हैं, जिसके बाद चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या अमेरिकी सेना और ट्रंप सरकार में अनबन चल रही है। बीच युद्ध में सेना प्रमुख को जबरिया हटाना बहुत बड़ा फैसला है, उनका इस्तीफा होना बहुत बड़ा फैसला है। क्या सेना प्रमुख ट्रंप की बात नहीं मान रहे थे या कोई और बात है? आप देखिए, अमेरिकी सेना में इस्तीफे शुरू हो गए हैं। सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री में अनबन की खबर है, मन मुताबिक नतीजे नहीं देने का आरोप है। अमेरिकी अटॉर्नी जनरल को भी हटा दिया गया है। अब सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्या हो गया कि बीच युद्ध में सेना प्रमुख को ही जबरिया हटा दिया? भाई ट्रंप तो कहते हैं कि हमने ऐसा फोड़ा ईरान को, ऐसा मारा ईरान को जो दुनिया ने नहीं देखा था। उनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि ऐसी जीत दुनिया ने नहीं देखी। तो अपनी सेना के लोगों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो? कहीं ट्रंप अपने लिए बलि का बकरा तो नहीं खोज रहे? इधर ट्रंप और अमेरिकी सेना में अनबन की खबरें हैं, तो दूसरी तरफ ईरान युद्ध तबाही के नए फेज में चला गया। अमेरिका ने ईरान का पुल उड़ाया, तो अब ईरान ने खाड़ी देशों के पानी और गैस के प्लांट पर हमला कर दिया है। ईरान ने कहा है कि हम पर जैसा हमला होगा वैसा ही जवाब दिया जाएगा, टिट फॉर टैट। ईरान ने खाड़ी देशों के मशहूर पुलों की लिस्ट बनाई है। इन पुलों पर ईरान मिसाइल से हमला कर सकता है। यानी उधर से मारते ट्रंप हैं, उनकी सेना मारती है, और सेम वही चीज निकाल के ईरान जो है वो खाड़ी देशों में मार देता है, क्योंकि अमेरिका तक तो मारेगा नहीं, मार नहीं सकता। तो उसको पता है कि भाई किसकी मदद से अमेरिका टिका हुआ है, खाड़ी देश, यहां मारो, इनकी नस दबा। खाड़ी देश ट्रंप की तरफ देख रहे कि भाई क्या अगला मारने वाले हो, पहले बताओ भाई, तुम तो मार खा नहीं रहे, हम मार खाते हैं। खाड़ी देश उस आदमी की तरफ हो गए जो दो लोगों के बीच में फंसा हुआ है, लपाड़ जो है उनको पड़ रहा है। यानी जैसे को तैसा ईरान के हमलों से खाड़ी देशों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा, लेकिन ट्रंप को इससे क्या ही फर्क पड़ रहा। ईरान युद्ध में तो अब ट्रंप को और बेइज्जत होना है। आज ही एक बड़ी खबर आई कि ईरान ने एक और अमेरिकी F-35 गिराने का दावा कर दिया। साथ ही ईरान ने अमेरिकी F-15 जेट के पायलट को भी गिरफ्तार करने का दावा किया। और यह खबर इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा में। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान में अमेरिकी सैनिकों को उतारने की तैयारी कर चुके हैं और नई नई धमकी देकर इस युद्ध को और भड़काने की बातें कर रहे हैं, उसी वक्त अमेरिकी सेना में कैसे खलबली मच गई है, आज आपको देखना चाहिए। अचानक अमेरिकी सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को जबरिया रिटायर करके उनसे इस्तीफा ले लिया गया, जबकि उनके कार्यकाल का भी 1 साल बचा हुआ था। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने सेना प्रमुख को हटाने का आदेश दे दिया। यूएस आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज का कार्यकाल 2027 में खत्म होने वाला था। आदेश के बाद सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज ने फौरन इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह क्रिस्टोफर ला नेव को अमेरिकी सेना का प्रमुख बनाया गया है। उप सेना प्रमुख क्रिस्टोफर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के सहायक थे। सेना प्रमुख को हटाने के पीछे कोई वजह पेंटागन ने नहीं दी। आप सोचिए, एक डेकोरेटेड आर्मी जनरल जो सेना के प्रमुख भी थे, उनको अचानक हटा दिया गया अमेरिका में। इस तरह के फैसले तभी लिए जाते हैं जब युद्ध में आप मन मुताबिक नतीजे हासिल नहीं कर पा रहे हो। और मैंने आपको पाठशाला में कई बार कहा है कि दुनिया में ढिंडोरा पीट देने से कुछ नहीं होगा कि हम तो जीत गए, अरे मार दिया ईरान को, कुछ नहीं बचा। अमेरिका को पता है कि उसकी औकात ईरान ने उसको बता दी, उसकी हैसियत बता दी, और इसलिए ये वहां अमेरिका में हड़कंप मचा है कि इस्तीफे हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि युद्ध के बीच अमेरिकी सेना में इतने बड़े बदलाव क्यों हो रहे हैं? क्या अमेरिकी सेना में सब कुछ ठीक नहीं है? कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और सेना प्रमुख के बीच संबंध ठीक नहीं थे। दोनों के बीच सेना में नियुक्तियों को लेकर विवाद चल रहा था। पीट हेग्सेथ अपने हिसाब से सेना की कमान चेंज करना चाहते थे। ये बातें अमेरिकी मीडिया में छप रही। साथ ही यह भी चर्चा हो रही कि ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर पीट हेग्सेथ और सेना प्रमुख में एक राय नहीं थी। इसी वजह से सेना प्रमुख को हटा दिया गया। यानी दो चीजें तो क्लियर हो गई, अमेरिका ग्राउंड फोर्स घुसाने की तैयारी कर रहा है, और दूसरा, सेना प्रमुख भी नहीं चाहते कि भाई वहां पर सेना घुसे, इसलिए उनको हटाओ, दूसरे को लाओ, फिर घुसाओ। अमेरिका में सिर्फ सेना प्रमुख को ही नहीं हटाया गया, बल्कि कई और आर्मी जनरल्स को हटा दिया गया। और ट्रंप इतने पर ही नहीं रुकने वाले। चर्चा है कि अमेरिका में बड़े पैमाने पर अधिकारियों को हटाया जाएगा। नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड भी हटाई जा सकती हैं, कहा जा रहा है। FBI चीफ काश पटेल हटाए जा सकते हैं। आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्कॉल भी हटाए जा सकते हैं, और लेबर सेक्रेटरी लोरी चावेज डिरेमेर को भी हटाने की खूब चर्चा है। लेकिन इतने लोगों को हटाने से अच्छा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप खुद हट जाएं तो दुनिया का भला हो जाए। सच बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप आप खुद इस्तीफा दे दीजिए, देखिए दुनिया में सब ठीक होने लग जाएगा। लेकिन कहां तो ट्रंप ईरान में रिजीम चेंज करने चले थे भाई साहब, कहां अमेरिका में धड़ाधड़ इस्तीफे हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं रिजीम चेंज तो अमेरिका में होने लगा है।
ट्रंप जिस तरह से लोगों को फायर कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्या यह संकेत है कि चीजें अब ट्रंप के कंट्रोल से बाहर हो चुकी? ईरान युद्ध में फंसे ट्रंप अब क्या बलि का बकरा खोज रहे हैं जिसके ऊपर वो सारा ठीकरा फोड़ सके? क्योंकि अमेरिका में ट्रंप की साख रसातल में पहुंच गई है। ईरान युद्ध के अलावा ट्रंप एप्स्टीन फाइल मामले में घिरे हुए हैं और अब ट्रंप ने अमेरिकी अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को भी हटा दिया है। एप्स्टीन फाइल केस को हटाने के तरीके से ट्रंप नाराज थे। मामले की जांच और दस्तावेजों को ठीक से हैंडल नहीं किया गया कहा जा रहा है। एप्स्टीन केस को ढंग से हैंडल नहीं करने के आरोप में अटॉर्नी जनरल को हटा दिया या फिर ट्रंप के मन मुताबिक काम नहीं करने की सजा अटॉर्नी जनरल को दी गई। अमेरिकी सेना और प्रशासन में बदलाव की वजह से ट्रंप की खिंचाई हो रही। उधर ईरान युद्ध में भी ट्रंप की किरकिरी हो रही। ईरान ने अमेरिका के सबसे एडवांस्ड माने जाने वाले फाइटर जेट F-35 को ही मार गिराने का दावा ठोक दिया। भाई हड़कंप मच गया, F-35 मार दिया। ईरान की मीडिया ने इससे जुड़ी तस्वीरें भी जारी की जिसमें एक फाइटर जेट को टारगेट करते हुए दिखाया गया और हमले के बाद जमीन पर गिरे फाइटर जेट के टुकड़ों को भी दिखाया गया। यही नहीं, ईरानी मीडिया ने तो यह भी दावा किया कि IRGC ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के पायलट को भी पकड़ लिया है और इसके लिए ईरान की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई जिनमें मार गिराए गए अमेरिकी फाइटर जेट की इजेक्शन सीट होने का दावा किया गया। हालांकि पहले ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी पायलट पकड़ लिया है, फिर कहा गया कि जो भी पायलट को जिंदा पकड़ेगा उसे इनाम दिया जाएगा, जिसके लिए ईरान के टीवी चैनल्स पर वहां के लोगों से अपील की गई। क्योंकि इजेक्शन सीट वहां दिख रही है तो इनको पता है कि पायलट भी यहीं कहीं होगा। इसका मतलब पायलट इनकी पकड़ में नहीं आया, कह रहे हैं कि पकड़ो तो इनाम देंगे, लेकिन इनको पता है कि पायलट है तो ईरान में। अगर वाकई अमेरिकी पायलट पकड़ा गया तो यह ट्रंप के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता है। जो भाई साहब भर दुनिया में कभी भारत पाक के युद्ध में 6 गिरे, 5 गिरे, 4 गिरे, 11 गिरे फाइटर जेट बताते थे कितने गिरे, वो भाई साहब के फाइटर जेट की दुर्दशा हो रखी। पायलट उनका वहां ईरान में फंसा हुआ है। ईरान में अमेरिकी जेट का गिराया जाना और उसके पायलट का ईरान में होना, यह इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी खबर है और इसी पर लोग बात कर रहे हैं क्योंकि अब अमेरिकी सेना ने ईरान में घुसकर फाइटर जेट के पायलट को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और हर्क्यूलिस C-130 प्लेन ईरान की सीमा में उड़ान भरते नजर आए। अमेरिकी सेना के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि ईरान ने अपने एयर स्पेस में उसका एक फाइटर जेट मार गिराया है और फाइटर जेट के क्रू को वापस लाने के लिए सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हालांकि अमेरिका को यह भी डर है कि ईरान रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे उसके हेलीकॉप्टर और दूसरे प्लेन को निशाना बना सकता है। ईरान की सेना इससे पहले भी अमेरिका का एक F-35 फाइटर जेट गिराने का दावा कर चुकी है। उस वक्त अमेरिका ने बिना देर लगाए ईरान के दावों को खारिज कर दिया था, लेकिन इस बार F-35 क्रैश होने पर जिस तरह हड़कंप मचा है वो बता रहा है कि अमेरिका के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि F-35 को अमेरिका का सबसे आधुनिक और शक्तिशाली विमान बताया जाता था। खूब अमेरिका ढिंडोरा पीटता था कि F-35 है मेरे पास। ईरान ने फोड़ दिया, जमीन पे गिरा हुआ है। यह अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर जेट के वर्चस्व के लिए बड़ा झटका है। हालांकि अमेरिका से अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि यह विमान F-35 ही है या F-15 है या कोई और, लेकिन फाइटर जेट गिरा है यह तो कहा जा रहा है। अमेरिका मान रहा है कि उसका फाइटर जेट ईरान में गिरा है और फाइटर जेट के पायलट और क्रू वहां है या नहीं पता। वहीं ईरान अमेरिकी फाइटर जेट मार गिराने के बाद ट्रंप को और चिढ़ा रहा है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी फाइटर जेट को हॉर्मूज के पास केशम आइलैंड में मार गिराया गया है, यानी अब युद्ध की आंच हॉर्मूज तक पहुंच गई है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में केशम आइलैंड पर हमला किया। केशम आइलैंड ईरान के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहीं से ईरान हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों पर नजर रखता है। अमेरिकी हमले के बाद केशम आइलैंड को भारी नुकसान भी हुआ है। मैप के जरिए आपको दिखा रहा हूं कि केशम आइलैंड कितनी इंपॉर्टेंट लोकेशन पर है। आप देखिए कि केशम आइलैंड और लरक आइलैंड के ठीक बीच में ईरान ने टोल बूथ बनाया हुआ, देख रहे हैं वहां पर। इसी से होकर जहाज गुजर रहे हैं, जहां से कथित तौर पर ईरान पैसे भी ले रहा है। केशम आइलैंड पर हमले के बाद आज ट्रंप ने हॉर्मूज पर नया बयान भी दिया। ट्रंप ने कहा कि जल्दी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को आसानी से खुलवा देंगे, आप वहां से तेल लीजिए और अमीर बन जाइए। हॉर्मूज दुनिया के लिए तेल का बड़ा कुआं साबित होगा। अब ट्रंप कह रहे हैं कि हॉर्मूज आसानी से खुल जाएगा, जबकि पहले तो कह रहे थे कि हॉर्मूज से हमारा क्या मतलब। ट्रंप ने चीन को भी लपेट लिया, कहा कि हॉर्मूज में से सबसे ज्यादा तेल चीन का आता है, तो इसकी सुरक्षा चीन को करनी चाहिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने का दावा करते करते थक गए। अब तो लगता है कि उनके दावों पर खाड़ी देशों का भी भरोसा उठ चुका है। इसलिए हॉर्मूज स्ट्रेट खुलवाने का प्रस्ताव लेकर खाड़ी देश यूएनएससी चले गए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। वहां पर भी उनको बड़ा झटका लगा है। दरअसल बहरीन की अगुवाई में खाड़ी देशों ने यूएनएससी में पेश करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया। इस प्रस्ताव में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खुलवाने के लिए
ज्वाइंट मिलिट्री एक्शन को मंजूरी देने की मांग रखी गई। लेकिन प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही रूस, चीन और फ्रांस ने सैन्य कार्रवाई वाले पॉइंट पर सवाल उठा दिया और वोटिंग होने पर वीटो लगाने की बात कह दी। खबर है कि इसके बाद प्रस्ताव के फाइनल ड्राफ्ट से सैन्य कार्रवाई का जिक्र हटा दिया गया, जिस पर कल यूएनएससी में वोटिंग हो सकती है। इस बीच ईरान अमेरिका युद्ध अब नए और खौफनाक फेज में पहुंचता दिख रहा है। दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक का निशाना अब सैन्य ठिकानों से आगे बढ़कर इंफ्रास्ट्रक्चर तक चला गया है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सबसे बड़े पुल पर अटैक किया। इस अटैक में ईरान के करज शहर में बना B1 ब्रिज 2 टुकड़ों में टूट गया। ईरान के इस पुल की पूरी तरह ध्वस्त होने के लिए अमेरिका और इजराइल की तरफ से 2 बार हमला किया गया। हमले के बाद हुए जबरदस्त धमाकों से वहां धुएं का गुबार उठता नजर आया। इस पुल को इसी साल शुरू किया गया था और इसे खाड़ी देशों का सबसे ऊंचा पुल माना जाता है। 136 मीटर ऊंचा यह पुल करीब 1 किलोमीटर लंबा है, जिसे ईरान के सबसे बेहतरीन मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक माना जाता है। इस पुल को बनाने में करीब 3800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसे ईरान की राजधानी तेहरान और करज के बीच भीड़ कम करने और देश के उत्तरी इलाकों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। अमेरिका के हमले के बाद ईरान का यह पुल कैसे बीच से टूट चुका है, आप तस्वीरें देखिए। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ईरान का पुल गिराए जाने का वीडियो भी शेयर किया। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान को एक और भयंकर तबाही से बचने के लिए वार्निंग दे दी। ट्रंप ने लिखा कि ईरान का सबसे बड़ा पुल ढह गया है, अब इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। अब वक्त आ गया है कि ईरान कोई डील कर ले, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और उस देश का कुछ भी ना बचे जो अभी भी एक महान देश बन सकता है। क्यों भाई, तुम तो कह रहे थे ईरान हमसे डील कर रहा है, मेरी बात चल रही है, मेरी डील हो रही है, अब कह रहे हैं कि डील कर लो नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। एक और मैसेज में ट्रंप ने लिखा कि उनकी सेना, जो अब तक दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, उसने ईरान में जो कुछ बचा है उसे खत्म करना अभी शुरू नहीं किया है। अब पुल निशाना बनेंगे, फिर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनेंगे, फिर ईरान की नई सरकार की लीडरशिप जानती है क्या करना और करना ही है, वो बहुत ही जल्द है करना होगा। ट्रंप युद्ध शुरू करने के बाद से हर दिन ईरान को एक धमकी दे देते हैं, लेकिन इस बार भी ट्रंप की धमकी का ईरान पर कोई असर होता नहीं दिख रहा। उल्टे अमेरिकी एयर स्ट्राइक में अपना सबसे बड़ा पुल गिराए जाने से ईरान और भड़क गया। ईरान ने ईंट का जवाब पत्थर से लेने का ऐलान कर दिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक IRGC ने खाड़ी देशों के अहम और मशहूर पुलों की एक लिस्ट जारी कर दी, जिन्हें जल्दी ही निशाना बनाया जा सकता है। ईरान की हिट लिस्ट में कुवैत में शेख जाबेर अल अहमद अल सबा समुद्री पुल, सऊदी अरब को बहरीन से जोड़ने वाला किंग फहद काजवे पुल, संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद पुल और शेख खलीफा पुल, जॉर्डन में किंग हुसैन पुल, दामिया पुल और अब्दौन पुल के नाम शामिल हैं। यानी ईरान कह रहा है कि तुम मारो, मैं तुम्हारे दोस्त मार दूंगा, तुम मेरे पुल तोड़ो, मैं खाड़ी देशों के पुल तोड़ दूंगा, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हारे खाड़ी देश के दोस्तों को मार के जाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप की सनक के चक्कर में खाड़ी देश बर्बाद हो रहा है, पूरी दुनिया में महंगाई का असर हो रहा है। यह आदमी की सनक ही खत्म नहीं होती बॉस, रोज उठ के नया नाटक, रोज उठ के नया नाटक। एक तरफ ईरान की सेना ने खाड़ी देशों के बड़े और अहम पुलों की हिटलिस्ट जारी की, वहीं ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने भी 2 टूक कह दिया कि ईरान किसी हाल में सरेंडर नहीं करेगा। उन्होंने पुल पर हुए हमले को अमेरिका के नैतिक पतन की शुरुआत बताते हुए ट्वीट किया कि अधूरे ब्रिज समेत दूसरे सिविलियन स्ट्रक्चर्स पर हमले ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। यह सिर्फ दुश्मन की हार उसके नैतिक पतन को दिखाता है। हर पुल और इमारत को और मजबूती से बना लिया जाएगा, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। वो अमेरिकी साख को हुआ नुकसान है। यानी ईरान कह रहा है कि हम तो पुल बना लेंगे, हम बिल्डिंग बना लेंगे, लेकिन तुम्हारी जो इज्जत की धज्जियां उड़ा दी अमेरिका की, वो कैसे रिपेयर करोगे? तुम्हारे जो इज्जत के तार तार कर दिए, उसको क्या सिलोगे बैठ के डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिकी सुपर पावर स्टेटस को ईरान ने ऐसा डेंट दिया है बॉस, जिससे अमेरिका शायद ही कभी रिकवर कर पाए। ट्रंप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ईरान ट्रंप की धमकी का जवाब मिसाइलों से दे रहा है। आप देखिए कि इजराइल के पेटाह टिकवा शहर पर ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया। ईरान की मिसाइल भयंकर तेजी से गिरी, जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ हिल गया। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल से हमला किया, जिसे रोकने के लिए इजराइल के 12 इंटरसेप्टर लॉन्च हुए, लेकिन इजरायली इंटरसेप्टर ईरान की मिसाइल नहीं रोक पाए और ईरान की मिसाइल जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर गई। ईरान क्लस्टर मिसाइल से भी इजराइल पर हमला कर रहा है। इसमें टारगेट पर पहुंचने से पहले मिसाइल से दर्जनों एक्सप्लोजिव अलग अलग निकलते हैं और टारगेट को तबाह कर देते हैं। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर पर भी जोरदार हमला किया। ईरान की मिसाइलों के हमले से हाइफा सिटी में भयंकर तबाही मची है। गाड़ियों में आग लग गई है, जगह जगह धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान की सेना ने हाइफा को टारगेट करते हुए मिसाइल लॉन्च करने के वीडियो जारी किए।
ईरान धड़ाधड़ हमले कर रहा है, मिसाइल ड्रोन दाग रहा है, जबकि ट्रंप के मुताबिक तो ईरान की मिलिट्री पावर खत्म हो चुकी थी, तो वो कहां से मार रहा है? ईरान की मिलिट्री पावर को लेकर ट्रंप ने मनमर्जी के दावे किए जो सच नहीं निकले। अब अमेरिकी मीडिया हाउस इसकी सच्चाई बता रहे हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एजेंसीज का मानना है कि अभी भी ईरान के आधे मिसाइल लॉन्चर सुरक्षित हैं। ईरान के पास हजारों ड्रोन हैं, जिनमें से 50% अभी भी इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, जबकि पीट हेगसेथ ने कहा था कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन लगभग 90% कम हो गए। यानी ट्रंप और अमेरिका के रक्षा मंत्री अपनी पब्लिक को जीत का चूरन चटा रहे हैं। कुछ हुआ नहीं बॉस, ये कुछ नहीं जीते हैं। ये लोग बड़ा चढ़ा के डींगे मार रहे हैं, जिससे पब्लिक में ये इमेज बनी रहे कि अमेरिका कुछ कर रहा है और ईरान की सारी क्षमता को खत्म कर दिया है। लेकिन ट्रंप की दिक्कत यह है कि हर दिन युद्ध में उनके दावे ध्वस्त हो जाते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि ईरान कैसे मिसाइलें मार रहा है। ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया। बहरीन, यूएई, कुवैत और सऊदी अरब में अमेरिकी बेस पर ईरान ने निशाना साधा। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने भी ईरान में जमकर तबाही मचाई। तेहरान में इतना जोरदार धमाका हुआ कि कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रलय आ गई है। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका अपने वॉरशिप USS बल्कली का भी इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी वॉरशिप से एक के बाद एक मिसाइलें ईरान पर कैसे दागी जा रही हैं, देखिए सर। यानी इजराइल भी ईरान को फोड़ रहा है, अमेरिका भी ईरान को मार रहा है। लेकिन वो जो कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, और वो तो एक्सपेक्टेड था कि आप करोगे। ईरान जो कर रहा है वो अनएक्सपेक्टेड है, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका हिल गए। और भगवान के लिए डोनाल्ड ट्रंप को कुछ सद्बुद्धि आए, और अगर वो इस युद्ध को रोक दें, कुछ बातचीत कर लें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, तो शायद दुनिया का कुछ भला हो जाए। खैर, उधर ईरान और अमेरिका भिड़े पड़े। यहां देश की पॉलिटिक्स में कौन भिड़ा पता है आपको? राघव चड्ढा और केजरीवाल की टीम भिड़ गई है। राघव चड्ढा वर्सेस केजरीवाल, क्यों मचा बवाल? राघव चड्ढा कौन सा तूफान लाने वाले? स्वाति मालीवाल पर चुप्पी, राघव चड्ढा पर एक्शन। केजरीवाल के सामने क्या मुसीबत आ गई? टीम केजरीवाल ने राघव चड्ढा को लेकर क्या खुलासा कर दिया? अब इसका चैप्टर। इस वक्त राजनीति में केजरीवाल और राघव चड्ढा के बीच बवाल की बहुत चर्चा हो रही। राघव चड्ढा केजरीवाल की टीम का प्रमुख चेहरा रहे, लेकिन सीन ऐसा पलट गया कि अब राघव चड्ढा पर केजरीवाल की टीम धड़ाधड़ अटैक कर रही है। ऐसा बवाल मचा कि राघव चड्ढा को केजरीवाल ने किनारे लगा दिया। आम आदमी पार्टी ने कल राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया। संसद में उनको बोलने के लिए समय नहीं देने के लिए कह दिया कि इसको मत बोलने देना। आज जब राघव चड्ढा बोले तो आम आदमी पार्टी में तूफान आ गया। केजरीवाल एंड टीम एक साथ राघव चड्ढा पर टूट पड़ी। जिस बात को कल तक छिपाया जा रहा था, आज एक सुर में राघव चड्ढा पर आरोप लगाए, लेकिन अभी भी यह साफ नहीं हो पाया कि राघव चड्ढा पर एक्शन आखिर हुआ क्यों। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल से बनी दूरी राघव चड्ढा को भारी पड़ गई? क्या संसद में आम जनता के मुद्दे उठाना राघव चड्ढा को भारी पड़ गया? क्या राघव चड्ढा को उनकी बढ़ती लोकप्रियता भारी पड़ गई? राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में दूसरे स्वाति मालीवाल साबित हो रहे हैं, जिन्हें पार्टी से तो नहीं निकाला गया है, लेकिन साइडलाइन जरूर कर दिया गया। आम आदमी पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राघव चड्ढा पार्टी लाइन से अलग चल रहे हैं, बीजेपी के करीब जा रहे हैं, डर गए हैं। लेकिन राघव चड्ढा को कोसने वाली उनकी पार्टी ये नहीं बता पाई कि स्वाति मालीवाल पर फिर एक्शन क्यों नहीं लिया, जबकि तो वो भी तो पार्टी लाइन से अलग चल रही है। राघव चड्ढा ने आज अपनी पार्टी पर क्या आरोप लगाए? उन्होंने क्यों कहा कि मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझिएगा? वो कौन सा तूफान लाने वाले हैं? क्या होने वाला है? आम आदमी पार्टी में मचे इस घमासान का एक ट्रेलर देखिए, फिर पूरी खबर और अंदर की बात बताओ। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जो डर गया समझो मर गया। विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। अब ये चोरों के गैंग में माल के बंटवारे की आपस की लड़ाई शुरू हो चुकी है। राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा के डिप्टी लीडर पद से हटा दिया, तो आज राघव चड्ढा खुलकर सामने आ गए। उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला और अपनी ही पार्टी आम आदमी पार्टी को चेतावनी दे दी। डिप्टी लीडर पद से हटाए जाने पर राघव चड्ढा ने पोस्ट किया कि खामोश करवाया गया हूं, हारा नहीं हूं। इसके साथ ही सवाल पूछा कि क्या जनता के मुद्दे उठाना गलत है? सुनिए राघव चड्ढा ने क्या कहा, इसके बाद बताता हूं कि उनके इस बयान पर आम आदमी पार्टी क्यों भड़क गई और उन्होंने क्या खुलासा किया। मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं, और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आम तौर पर संसद में नहीं उठाया जाता।
लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं जिनमें राघव चड्ढा की छवि बिल्कुल अलग है। वो संसद से लेकर सोशल मीडिया तक छाए रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ अरसे से ऐसा हो रहा था कि अक्सर राघव चड्ढा पार्टी के मुद्दे पर उस तरह से खुलकर नहीं बोल रहे थे जैसे दूसरे नेता बोलते हैं। भाई आपको तो पार्टी ने भेजा ना, तो पार्टी की बात तो बोलिएगा ना। कम से कम आप पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन पार्टी ने आपको अपनी आवाज उठाने के लिए भी तो भेजा है। यही बात आम आदमी पार्टी को खटक रही थी। अभी तक तो कोई खोलकर कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन अब राघव चड्ढा भी खुलकर बोल रहे हैं, उधर से केजरीवाल की टीम भी खुल के बोल रही है। आज जब राघव चड्ढा ने आरोपों का पुलिंदा खोला तो आम आदमी पार्टी के नेता भी खुलकर बोलने लगे। सुनिए सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे, सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कई अरसे से मैंने देखा आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा वहां पर मौजूद हैं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पर, लेकिन वो मोदी सरकार से कुछ पूछते ही नहीं, पार्टी लाइन पर चलते ही नहीं। पार्टी कहती है कि भाई सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव लाना है, साइन करो, साइन नहीं करते। पूरा विपक्ष बहिष्कार करता है, वो बहिष्कार में शामिल नहीं होते। तो पार्टी कह रही तो आपको भेजा किस बात के लिए? एक वक्त था जब राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल का सबसे करीबी और भरोसेमंद लोगों में गिना जाता था। आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच दूरी बन गई? फिलहाल अरविंद केजरीवाल इस पर खामोश हैं, लेकिन उनके बाकी नेता राघव चड्ढा पर वैसे ही हमलावर हैं जैसे स्वाति मालीवाल के साथ हुआ था। आम आदमी पार्टी के नेता अब राघव चड्ढा पर आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के करीब हो जाते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि राघव चड्ढा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डरते हैं। राघव चड्ढा बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। राघव चड्ढा संसद में पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते, सॉफ्ट पीआर वाले मुद्दे उठाते हैं, असली मुद्दे नहीं उठाते। बोलने के लिए मिलने वाले समय में समोसे सस्ते कराने लग जाते हैं। गुजरात में सैकड़ों कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए, लेकिन सदन में कुछ नहीं बोले। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया तो साइन नहीं किया। पार्टी ने सदन से वॉकआउट किया तो वो पीएम मोदी की हाजिरी लगाने के लिए बैठे रहे। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय देश छोड़कर चले गए। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने तो आरोप लगा दिया कि राघव चड्ढा जल्दी ही बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। आज राघव जी बीजेपी पे सवाल उठाने से डर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ आवाज उठाने से डर रहे हैं। और शायद आज ऐसा लगता है कि 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने जिस प्रकार से कहा था कि मेरी आंखों का ऑपरेशन है, इस वजह से मैं भारत से बाहर हूं, शायद तब भी वो मोदी जी से डर गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि शायद जिस तरह से विपक्ष के इतने नेता डर गए और कूद के बीजेपी में चले गए, शायद अगला नंबर हो सकता है राघव जी का। हालांकि खाली आम आदमी पार्टी में ही भूकंप नहीं आ रखा है। अभी बोलते बोलते यहाँ स्टूडियो की लाइटें हिल रही, लग रहा भूकंप आया है। अभी थोड़ी देर में कंफर्म करेंगे। पूरी पार्टी राघव चड्ढा पर हमलावर है। आरोपों की पूरी लिस्ट बना ली है, पार्टी विरोधी काम करने तक के आरोप लगा दिए, लेकिन राघव चड्ढा अलग ही लेवल पर है। उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। आज उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को चेतावनी दे दी कि अपने अगले कदम के बारे में हिंट भी दे दिया। सुनिए एक बार। लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया। मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। राघव चड्ढा कह रहे हैं वो वक्त आने पर सैलाब बन जाएंगे, तो किसको बहा के ले जाएंगे? ऐसा क्या करने वाले हैं? एक्शन होने के बाद राघव चड्ढा बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि पार्टी के लिए उन्होंने इतने दिनों में किया क्या। अगर पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा था तो उन्होंने पार्टी के कौन से मुद्दे सदन में उठाए? जबकि आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को कहां से कहां तक पहुंचाया। 2012 में राघव चड्ढा ने दिल्ली लोकपाल आंदोलन के दौरान राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की। 14 में आम आदमी पार्टी के नेशनल प्रवक्ता बन गए। 2015 में पार्टी के सबसे युवा कोषाध्यक्ष बने। 2020 में दिल्ली के राजेंद्र नगर सीट से विधानसभा चुनाव जीते। 2020 में ही दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष बने। 2022 में राज्यसभा के सबसे युवा सांसदों में शामिल हुए। आम आदमी पार्टी के नेता यही आरोप लगा रहे हैं कि वो सदन में कभी भी पार्टी के मुद्दे नहीं उठाते। कभी तो पार्टी की भी बात करेंगे। सुनिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से
चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। राघव चड्ढा अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि संसद में ऐसे कई मौके आए जब राघव चड्ढा पार्टी के विप के खिलाफ चले गए। आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें ऐसा लगता है कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। समोसियां दा रेट ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੀਜੇ ਦੀ ਉਹ 30 ਦੀ ਬਜਾਏ 40 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੂਗਾ, ਫਿਰ लगूगा नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ शक नहीं होगा कि किसी और पास तो किसी और स्टेशन तो बोल रहे हैं। सर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज है राघव चड्ढा? आप मानते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज है? हाँ जी। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा पर बैक टू बैक फायरिंग करते जा रहे हैं पॉलिटिकल, लेकिन स्वाति मालीवाल पर आज तक किसी ने कुछ नहीं कहा। ना उन्हें राज्यसभा से हटाया गया, जबकि यही स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर फायर रहती है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के निजी सचिव पर मारपीट का आरोप लगाया था, जिसके बाद वैभव कुमार को गिरफ्तार तक किया गया था। उन्होंने केजरीवाल पर यमुना नदी को नाला बनाने की अनुमति देने तक का आरोप लगाया। यमुना की सफाई के लिए आवंटित 7,500 करोड़ रुपए के दुरुपयोग का आरोप लगाया। सफाई के मुद्दे पर उन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कचरा फेंका। अरविंद केजरीवाल पर पंजाब में सरकारी कैंप कार्यालय को करोड़ों खर्च करके बंगले में बदलने का आरोप लगाया। तो वो तो खुला आरोप लगा रही हैं, फिर भी उन पर एक्शन नहीं हुआ। राघव चड्ढा पे हो गया। लोग पूछ रहे हैं ऐसा क्यों, और ये भी पूछ रहे हैं कि क्या अगला एक्शन स्वाति मालीवाल पर होगा। लेकिन कई सूत्रों का कहना है कि बड़ी वजह यही है कि राघव चड्ढा बहुत दिनों से पार्टी के लिए पार्टी की आवाज नहीं बन रहे थे, और इसलिए वो नाराजगी का लेवल यहां तक पहुंच गया कि उन पर यह एक्शन है। अब सवाल यह कि क्या वो चुनाव के पहले बीजेपी या कांग्रेस में जाएंगे, ये वक्त बताएगा। और अब हमारा स्पेशल सेगमेंट सोचा है कभी, वो सवाल जो दिमाग की बत्ती जला दे। भगवान राम के जीवन के बारे में हमारे दो बड़े धर्म ग्रंथ हैं, एक है वाल्मीकि रामायण और दूसरा तुलसीदास जी की रामचरितमानस। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी? लेकिन हनुमान जी ने अपनी लिखी रामायण खुद ही समुद्र में फेंक दी थी। इसकी वजह क्या थी, आज आपको इसके बारे में बताता हूं। रावण वध के बाद भगवान राम अयोध्या वापस लौट आए थे और हनुमान जी शिव आराधना के लिए हिमालय चले गए थे। हिमालय पर तपस्या करते हुए भी हनुमान जी को राम कथा याद आ रही थी। राम कथा को याद करते हुए हनुमान जी ने, कहा जाता है कि एक शिला पर अपने नाखूनों से रामायण लिखी। हनुमान जी की तरफ से रचित इस रामायण को हनुमद रामायण कहा गया। सालों की तपस्या के दौरान प्रतिदिन शिला पर नाखून से रामायण की संपूर्ण कथा लिखी गई। यह रामायण वाल्मीकि रामायण से पहले लिखी गई मानी जाती है और अत्यंत सुंदर और भावपूर्ण थी। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रचित रामायण दिखाने हनुमान जी के पास पहुंचे तो वो हैरान रह गए। वाल्मीकि जी ने हनुमद रामायण देखी तो वो निराश हो गए, क्योंकि उनकी रचना हनुमान जी की रचना के सामने फीकी लग रही थी। हनुमान जी ने वाल्मीकि जी की निराशा का कारण जानकर उन्हें आश्वस्त किया। एक कंधे पर हनुमद रामायण और दूसरे कंधे पर वाल्मीकि जी को लेकर समुद्र के किनारे चले गए। वहां हनुमान जी ने अपनी रचना को भगवान राम को समर्पित करते हुए वो पूरी शिला जिस पर उन्होंने रामायण लिखी थी वो उठाई और समुद्र में फेंक दी। कहते हैं कि कालिदास जी के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस भाषा को समझा और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा ही लिखा गया। तो ये थी हनुमान जी द्वारा लिखी गई रामायण की कथा की कहानी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।